भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले तो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करने से मना कर दिया, जबकि भारत साफ तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा कि युद्ध विराम। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो अमेरिका को थैंक यू भी बोलना शुरू कर दिया। या फिर कहीं ये पूरा हमला अमेरिका की साजिश तो नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया, आईएमएफ ने फिर पाकिस्तान को $1 बिलियन का एड दिया। और ये सब खेल सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए खेला जा रहा था। सात मई 2025 को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और इसकी वजह थी पहलगाम हमले में देश की माताओं और बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला लेना। और इतने में अमेरिका एक स्टेटमेंट देता है कि भारत और पाकिस्तान बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई से। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. तो केवल 3 दिनों में यानी 10 में आते आते ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका अपने देश की गिरती हुई इकोनॉमी को छोड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा सॉल्व कराने आ गया। और अगर आपको ये लग रहा है कि अमेरिका ऐसा विश्व में शांति और विश्व की भलाई के लिए कर रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स की मदद से समझाऊंगा कि कैसे अमेरिका अपनी भलाई के लिए भारत और पाकिस्तान को लड़ा के पूरे साउथ एशिया में अपनी डोमिनेंस कायम करना चाहता है। पॉइंट नंबर 1, ईयर 1947 यानी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के ठीक 2 साल बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को आजादी मिलती है और उसी समय शुरू होता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच 44 ईयर चलने वाला कोल्ड वॉर। इस कोल्ड वॉर में लगभग पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बंट जाता है। आधा वर्ल्ड यूएसए की तरफ हो जाता है तो आधी दुनिया रसिया की तरफ। पाकिस्तान इस युद्ध में बड़े ही चालाकी से अमेरिका के साइड हो लेता है, क्योंकि 1947-1948 पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ रहता है और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर रिश्ते खराब चल रहे होते हैं। ना ही पाकिस्तान के पास हथियार था और न ही हथियार खरीदने के लिए पैसे। और अमेरिका की पॉलिसी थी कि जो देश उसके ग्रुप को ज्वाइन करता है उसको हथियार और पैसों से अमेरिका सपोर्ट करेगी। तो पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक जरूरतमंद देश था जिसकी लोकेशन भी रसिया के काफी करीब थी। अमेरिका ने चंद पैसे देके पाकिस्तान में मिलिट्री बेसिस और अपने स्पाई स्टेशंस बनाने के लिए पाकिस्तान को राजी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले तो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के बदलते चेहरे को देखकर इंडिया भी रशियन ब्लॉक की तरफ धीरे धीरे झुक गया। और तभी से लेके अब तक अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को बचाने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय जब अमेरिका ने भारत को निमंत्रण दिया था नाटो ब्लॉक ज्वाइन करने का, तो भारत ने उसे सिरे से इनकार कर दिया था। और पाकिस्तान इसलिए भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि अगर रशिया से कभी रिलेशन खराब होते हैं अमेरिका के, तो उसके फाइटर प्लेन को पास से ही उड़ाने के लिए जगह तो रहनी चाहिए। अमेरिका हर सूरत में अपने फायदे की सिवा कोई काम नहीं करता और ये बात पाकिस्तान को अभी तक नहीं समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 2, ट्रम्प के सेकेंड टर्म शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी इकोनॉमी जमीन से उठने का नाम नहीं ले रही। More than $1 trillion. That's how much US stocks lost in yesterday's trade. It was their worst drop since September 2022. The question, in fact, should be who triggered this fall? And the unanimous answer is President Donald Trump. और ऊपर से चाइना और अमेरिका के टैरिफ वॉर ने और कमर तोड़ रखी है अमेरिका की। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को चने के झाड़ पर चढ़ाकर अमेरिका ने उसे हथियार भी बेचे। और जब यूक्रेन बैकफुट पर दिखा, यानी जब अमेरिका की बेइज्जती होने लगी, तो यूक्रेन के ही राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की इमेज जियोपॉलिटिक्स में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर बनने लगी और ट्रम्प के पास ये एक सुनहरा मौका था अपनी इमेज को फिर से सुपर पावर बनाने का। ट्रम्प ने सही टाइम पर एक ट्वीट करके दुनिया में फिर से एक बार ये दिखाने की कोशिश की कि आज भी अमेरिका का डोमिनेंस
साउथ एशिया पर बरकरार है और विदेशी मीडिया जो कल तक उनके कारनामों के काले चिट्ठे सुना रहे थे, वो आज कारनामों को छोड़कर ट्रंप के गुणगान में लग जाते हैं। After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का मीडिया मैनेजमेंट और फेक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की। जबकि भारत साफ तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा कि सीज फायर भारत ने पाकिस्तान की मौजूदा हालात को देखकर किया है, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो अमेरिका को थैंक यू भी बोलना शुरू कर दिया। और ट्रंप का ये वीडियो देखिए, कैसे ट्रेड के नाम पर खुद को सुपीरियर बताने में लगे हैं। Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. इस वीडियो में ट्रंप ट्रेड की धमकी दे रहे हैं वार को खत्म करने के लिए, लेकिन ये शायद भूल गए कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि P&G जो एक अमेरिकन कंपनी है और भारत में विक्स बेचती है, उसका सालाना इनकम $2.5 बिलियन का है सिर्फ भारत से, और ट्रंप भारत को ही ट्रेड वार की धमकी दे रहे हैं, जबकि इनके पास ऐसा एक भी सबूत नहीं है कि इन्होंने वॉर को रोका है। और ये पहली बार नहीं है। ट्रंप ने प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए भी फेक नैरेटिव्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें उनका साथ टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी दे रहे थे। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि ये ट्रंप की केवल एक फेक इमेज बिल्डिंग की कोशिश थी और ट्रंप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि जिस आतंकवादी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम हो, ट्रंप उसको भी माफ करके मिलने जा सकते हैं अपने फायदे के लिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने हमारी पहलगाम अटैक वाली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने आपको 5 फरवरी को हुए प्लानिंग के बारे में बताया था। और अब आप खुद सोचिए कि ट्रंप जो कहते हैं कि मैं अमेरिका का एक पैसा कहीं फालतू नहीं जाने दूंगा, यहां तक कि WHO जो हेल्थ के लेवल पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम करती है, उसको भी पैसे देने से मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization. लेकिन यही ट्रंप कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के बाद पाकिस्तान को $397 मिलियन का एड देते हैं और रीजन देते हैं कि F-16 के मेंटेनेंस के लिए दिया गया है ये पैसा। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जिस दुकानदार से आप एसी खरीदते हैं, सर्विसिंग कराने के भी पैसे वही दुकानदार आपको देगा इस एसी का। ट्रंप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? या फिर कहीं ये पूरा हमला अमेरिका की साजिश तो नहीं, साउथ एशिया में अपने डोमिनेंस को कायम रखने के लिए? क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है, पूरे वर्ल्ड को ह्यूमन राइट्स याद आ जाता है, सिर्फ इंडियन अलाइज कंट्री को छोड़कर। ट्रंप भी पीस और हार्मनी की बात करने लगते हैं, तो इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में ट्रंप को पीस और हार्मनी क्यों याद नहीं आती? और वहीं दूसरी ओर अमेरिका और नाटो अलाइज कंट्रीज यूक्रेन को भी चढ़ाकर रसिया से युद्ध करा रहे हैं। यूक्रेन में हजारों लोग मर रहे हैं, तब क्यों पीस हार्मनी की बात अमेरिका और नाटो अलाइज कंट्रीज को समझ में नहीं आती? लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है, सारी वेस्टर्न कंट्रीज को न्यूक्लियर वॉर की चिंता सताने लगती है। पर क्या कोई देश कभी ये खुल के सामने आके कह सकता है कि 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक किया था, वह एक बहुत ही गलत कदम था? क्या जापान में रह रहे लोग ह्यूमन कैटेगरीज में नहीं आते? क्योंकि आज भी वहां उस मिसाइल से कितने ही इश्यूज होते हैं, लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स वहां पर बोलने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां अमेरिका ने गलत काम किया है। न्यूक्लियर सैंक्शंस तो अमेरिका पर भी लगने चाहिए, जो बिना कुछ सोचे समझे 2 बम जाके जापान की मासूम जनता पर गिरा देता है। अगर आपका जापान से युद्ध था तो आप जापान की मिलिट्री से लड़ते, वहां के बेकसूर नागरिकों ने आपका क्या बिगाड़ा था? तब अमेरिका की वो इंटेलेक्चुअल सोच कहां चली गई थी? क्या बम मारने से पहले उनके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि इससे पीस और हार्मनी सालों सालों तक जापान में डिस्टर्ब हो जाएगी? और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद जब बलोचों पर अत्याचार करता है, तब ये ह्यूमन राइट्स वाले कहां चले जाते हैं? तब उनको बलोचों का दुख और दर्द नहीं दिखता। पॉइंट नंबर 4, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है और भारत ढूंढ ढूंढ के आतंकियों को मारना शुरू करता है। पूरे विश्व को लगा कि शायद हर बार की तरह भारत इस बार भी छोटी मोटी स्ट्राइक करके हट जाएगा, लेकिन इस बार भारत का इरादा आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने का था।
और जब अमेरिका खुद के पैसों पे ही पले आतंकियों को एक एक करके मरते देखता है तो अचानक उसे पीस याद आ जाता है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि स्काई न्यूज पर दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इस बात को माना कि पाकिस्तान अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर इन आतंकियों को 30 साल से पाल रहा है। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. पुलिट्जर प्राइज विनिंग बुक घोस्ट वॉर्स में स्टीव कॉल्स बताते हैं कि अमेरिका मुजाहिदीन को हथियार और पैसों से सपोर्ट करता था। साउथ एशिया में आतंकवाद की मजबूत नींव अमेरिका के ही सपोर्ट से रखी गई है और ऐसी दर्जन भर किताबें हैं जो ये बताती है। लेकिन आखिर क्यों कोई देश कभी इस चीज के लिए अमेरिका पर उंगली नहीं उठाता? ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंकवाद के कैंप पर किया गया एक हमला था, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ही हमला कर दिया। एक ऐसा देश जिसको फरवरी में अमेरिका प्लेन मेंटेनेंस के लिए पैसे दी, उसके पास खुद के प्लेन मेंटेनेंस तक के पैसे नहीं थे, जिसके पास खाने तक को पैसा नहीं, और जहां इन्फ्लेशन रेट 24% हो, वो उस देश के पास वॉर करने के लिए पैसा कहां से आ गया? और जैसे ही वॉर खत्म हुआ, IMF ने फिर पाकिस्तान को $1 बिलियन का एड दिया। तो इससे आप क्या समझेंगे? पूरी दुनिया इस बात को जानता है कि पाकिस्तान अपने घरों में आतंकियों को पाल कर बैठा है। ओसामा बिन लादेन तक को खुद पाकिस्तान ने पाल के रखा था। ये पैसे पाकिस्तान को नहीं, बल्कि साउथ एशिया में अशांति फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी पाल के बैठा है, फिर भी आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, तो इससे पूरा विश्व क्या समझेगा? पॉइंट नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए अनंतनाग और पुंछ के सिविलियन इलाकों में बम मारना शुरू कर दिया। Pakistan is doing what it does best. It is attacking innocent civilians again. They are targeting only residential areas in India. वो इतना भी भूल गया कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो कि जेनेवा कन्वेंशन में दर्ज है, उसके मुताबिक वॉर में केवल मिलिट्री को ही टारगेट किया जा सकता है। आप सिविलियंस, उनके घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं कर सकते। और यदि कोई देश ऐसा करता है तो उसके ऊपर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन सैंक्शंस या फिर इंटरनेशनल बॉडी से सस्पेंशंस भी लगाया जा सकता है। इस लॉ में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने वाले देश के मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल लीडर, यहां तक कि हेड ऑफ द स्टेट तक को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत सजा दी जा सकती है। पाकिस्तान के इस अटैक में 16 सिविलियंस की जान गई, 9 घायल हुए, उनके घर तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में अभी भी पाकिस्तान की पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान अभी भी यूनाइटेड नेशन का चार्टर मेंबर है। तो क्यों पाकिस्तान को कुछ नहीं किया गया? इसे आप उसकी एक साजिश से समझिए, जिसमें अमेरिका ने भी उसका साथ दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के सीजफायर होने के बाद एक अफवाह ने बड़े तेजी से वर्ल्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत ने अपने एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी पर बॉम्ब मार दिया है, जबकि कर्नल सोफिया ने एकदम साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने इंटेल के हिसाब से एक प्रिसीजन स्ट्राइक की है, जिससे आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया गया है और इस हमले में किसी भी सिविलियंस या सिविलियन एसेट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। और इस न्यूक्लियर वाली बात को हवा देने के लिए ट्रंप तक ने इसे अपने स्पीच में बोलना शुरू कर दिया। अपनी घोस्ट प्लेन, जो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की प्लेन है, उसको पाकिस्तान भेज दिया। इजिप्ट से बोरॉन मंगाया जाने लगा पाकिस्तान के द्वारा, और ये सब खेल सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए खेला जा रहा था, ताकि इस इल्जाम के डर से भारत पाकिस्तान के इस कॉवर्डली सिविलियन अटैक को यूएन में रेज ना करे। 16 मई 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपने बयान में बताया कि कई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी हमें कोई रेडिएशन लीक्स नहीं मिले हैं पाकिस्तान से, जिससे ये बात साफ साबित होती है कि भारत ने पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई बॉम्ब नहीं गिराया था। और इन सारे पॉइंट से आप अमेरिका की नीयत साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे साउथ एशिया के 2 देशों को लड़ाकर अमेरिका ने खुद की सुपीरियोरिटी को साबित किया है। और दुर्भाग्य से हमारे देश के न्यूज चैनल और यूट्यूबर के पास इतना समय नहीं है कि जनता को सच्चाई बता सके।
भारत को आतंकवाद खत्म करने के लिए एक सुपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, ताकि हम सिर्फ न्यूज चैनल पर ही युद्ध ना जीते, बल्कि रियल में आतंकवाद पर अंकुश लगाया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई सच के साथ। तब तक अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।